कभी आपने ध्यान दिया है, जब भी देश में कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो एक शब्द हर बहस में लौट लौट कर आता है, काला धन। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर चिल्लाते हैं, नेताओं के भाषणों में ये दुश्मन बन जाता है और आम आदमी के लिए ये एक रहस्यमयी चीज है जिसके बारे में सब बोलते हैं लेकिन कोई ठीक से बताता नहीं कि असल में है क्या। आज की ये कहानी किसी नेता के भाषण से शुरू नहीं होगी, बल्कि एक छोटे से सवाल से। अगर भारत में सच में इतना काला धन है तो वो जाता कहाँ है, और अगर नहीं है तो फिर हर चुनाव में हम इससे डराए क्यों जाते हैं। मैं आपको एक इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। नाम बदल लेते हैं, रमेश। रमेश कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना उसके पास विदेशी अकाउंट है। वो दिल्ली में एक छोटा सा ठेकेदार है। हर साल टैक्स भरता है, फिर भी डरता है। डर इस बात का नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, डर इस बात का है कि कहीं सिस्टम उसे गलत ना साबित कर दे। जब नोटबंदी हुई, रमेश रात भर लाइन में खड़ा रहा, हाथ में पुराने नोट, जेब में उम्मीद। उसे लगा अब बड़े लोग पकड़े जाएंगे, अब देश साफ होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने अखबार में पढ़ा, ज्यादातर पैसा वापस बैंक में आ चुका है। तो फिर सवाल उठता है, अगर काला धन इतना ज्यादा था तो वो गया कहां? पहले समझते हैं काला धन होता क्या है। काला धन कोई अलग तरह का पैसा नहीं होता, वही 100, वही 1000 का नोट। अंतर सिर्फ इतना है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। कोई किसान अगर सब्जी बेचकर थोड़ा कैश रख ले, वो भी तकनीकी रूप से काला धन है। और वही पैसा अगर किसी बड़े उद्योगपति द्वारा कानूनी रास्तों की आड़ में छुपाया जाए तो वो भी काला धन है। लेकिन दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया जाता है। यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। सरकारें अक्सर दावा करती हैं, भारत में लाखों करोड़ का काला धन है। कभी कहा जाता है स्विस बैंक में पड़ा है, कभी कहा जाता है विदेशों में छुपा है। लेकिन आरबीआई और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी कहती हैं। असल में भारत का ज्यादातर काला धन विदेशों में नहीं, देश के अंदर ही घूमता है। जमीन में, रियल एस्टेट में, सोने में, फर्जी कंपनियों में और सिस्टम के उन कोनों में जहां आम आदमी की पहुंच नहीं। अब एक चौंकाने वाली बात, विशेषज्ञों के अनुसार आज के दौर में काला धन नकद में कम और डिजिटल रूप में ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे डिजिटल और काला? हाँ, शेल कंपनियां जिनका कोई ऑफिस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सिर्फ कागजों पर अस्तित्व। एक कंपनी दूसरी को पैसा देती है, दूसरी तीसरी को, और देखते देखते काले पैसे पर सफेद लेबल लग जाता है। कोई नोट नहीं, कोई सूटकेस नहीं, सब कुछ साफ सुथरा दिखता है। और यही वजह है कि नोटबंदी जैसी नीतियां उस पैसे को छू भी नहीं पाईं जो सच में बड़ा था। तो फिर सवाल ये नहीं है कि काला धन है या नहीं, सवाल ये है कि हम किस तरह के काले धन की बात कर रहे हैं। छोटे दुकानदार का कैश या वो नेटवर्थ जो कानून से एक कदम आगे चलता है। अब राजनीति की बात करते हैं। हर चुनाव से पहले काला धन एक हथियार बन जाता है, एक भावनात्मक मुद्दा। क्यों? क्योंकि ये गुस्से को छूता है, ईर्ष्या को, और उस एहसास को कि कोई ऊपर बैठा हमसे ज्यादा आराम में है। लेकिन जब ये मुद्दा सिर्फ नारे बनकर रह जाए तो असली सवाल पीछे छूट जाता है। कितने बड़े मामलों में वास्तव में सजा हुई? कितना पैसा वाकई वापस आया? इन सवालों के जवाब अक्सर धुंधले हैं। अब एक और सच्चाई, भारत में काले धन की जड़ सिर्फ लालच नहीं, जटिल सिस्टम भी है। टैक्स का डर, कानून की जटिलता और भरोसे की कमी। जब लोगों को लगता है कि ईमानदारी से भी कोई सुरक्षा नहीं, तो वे रास्ते खोजने लगते हैं और वहीं से एक चक्र शुरू होता है। लेकिन कहानी का सबसे असहज हिस्सा अब आता है। काले धन की लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। जब हम सोचते हैं कि सारी समस्या कुछ अमीर लोगों की वजह से है, तो सिस्टम पर सवाल कम होने लगते हैं और सिस्टम जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो क्या समाधान है? शायद और ज्यादा नारों में नहीं, शायद और ज्यादा डर में भी नहीं, बल्कि पारदर्शिता में, सरल कानूनों में और उस ईमानदारी में जो ऊपर से शुरू हो। रमेश आज भी टैक्स भरता है, आज भी लाइन में लगता है, लेकिन अब वो एक सवाल अपने बच्चों से पूछता है, अगर सब कुछ इतना ही काला है तो सफेद बनने की कोशिश हम ही क्यों करें? और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जिस दिन ईमानदारी बेवकूफ़ी लगने लगे, उस दिन कोई भी देश वाकई गरीब हो जाता है, पैसों में नहीं, भरोसे में। और शायद काले धन की सबसे बड़ी कीमत यही है।